तो सर आज से शुरू करते हैं हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री इतिहास का पहला चैप्टर देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें पहला प्रश्न है मेजनी कौन था। इसके बारे में जानते हैं कि मेजनी आखिर कौन था। चलिए, युवा इटली संगठन का संस्थापक मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा, युवा इटली संगठन का संस्थापक, ठीक है, मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। जो मेजनी था वो क्या था? सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं रहा। असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। फिर 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा, यानी कि सफल नहीं रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मेजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ गए कि मेजनी कौन था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। गैरीबाल्डी, चलिए देखते हैं। गैरीबाल्डी, देखिए ज्यूसेप गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। ये याद रखना है, कब हुआ था? तो 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया, यानी कि दूसरे को बातों में आकर चेंज हो गया। ठीक है, गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों की अधिकांश जनता बूढ़े राजवंश के निरंकुश शासक से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गई थी। ठीक है, तो गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का कबूर ने भी समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबूल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी की काबूल से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गई। दक्षिण इटली जीत गए क्षेत्र को गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा, जिसे त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया। उसके उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गैरीबाल्डी के इस चित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा और स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। जो मेजनी थे उनका इटली एकीकरण में क्या योगदान था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। ये तो हम लोग जान लिए कि मेजनी कौन था उसी क्वेश्चन में। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनारी का सदस्य ग्रहण की थी। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 ईस्वी में मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की। कहाँ पे? याद रखना है, मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की। कब? तो 1831 ईस्वी में।
इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहाँ से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि इटली के एकीकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया जाएगा बहुत सारा, जिसमें आपको पैगंबर ही चेक करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेटरनिक युग क्या है। चलिए इसको देखते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। यह ध्यान रखना, 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोध था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थन था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। इसी को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, तो बहुत आसानी से आप लोग जान सकते हैं। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाइयाँ थी। चलिए इसको जानते हैं। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बधाई थी, बहुत सारे बधाई थी, जिसमें से एक में देखिए 5 हम लोग लिए हैं। लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, ठीक है। 2 में है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थे, ठीक है। तीसरा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा 5 में मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति भी था, ठीक है। ये हो गया जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। अगला प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, इसको समझते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको 2 या 1 एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। एक में है, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव डाला, ठीक है। दूसरा है, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। और तीसरा है सर, समाजवाद का प्रसार। और चौथा है, लुई फिलिप की नीति का असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था और जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसका कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं सर हम लोग, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। चलिए इसको देखते हैं। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। ये चीज़ें हो गया। 9 देखते हैं। फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति कर फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी जानते हैं। चार्ल्स टेन के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बुबो वंश के स्थान पर ऑर्लेंस वंश को सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। ये याद रखेंगे। 10 नंबर में देखते सर, 1830 की यानी कि 30 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। सभी को आपको याद करना है और अच्छे से समझना है। 1830 की क्रांति का प्रभाव, ठीक है। 1 में देखते हैं सर, 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यह रहा कि इसने देश में कट्टर राज्य सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया, ठीक है। 2 में है, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निरर्थक सिद्ध किया। 3 में देखेंगे, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किए हुआ, ठीक है। 4 में सर, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तात्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता का प्रभाव को कारण आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सर हम लोग, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है।
अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है सर, इटली के एकीकरण के बाधक तत्वों को वर्णन करें। तो भौगोलिक समस्याएं सबसे बड़ी बाधक थी। क्या थी? तो भौगोलिक समस्याएं सबसे बड़ी बाधक थी। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का विदेशी प्रभुत्व एवं हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रेलिया इटली के स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु था। रोम का राज इटली के मध्य में स्थित था, जहां पोप का प्रभाव था। पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। राजनीतिक विषमताएं आर्थिक कारणों से और भी उग्र हो गई, क्योंकि दक्षिणी इटली अविकसित और ग्रामीण था तथा उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी देखेंगे हम लोग अगले चैप्टर में।